हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को। मैं डॉक्टर खान, ये डॉक्टर हकीमुद्दीन खान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। लेकर आया हूं आपके लिए वीडियो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और टॉपिक का नाम है क्रेमर रूल। हाउ वी सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन क्रेमर रूल, और व्हाट इज ए क्रेमर रूल। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करते हैं। और ये क्वेश्चन बेसिकली कंपलसरी क्वेश्चन, जहाँ पर हम कहते हैं कि ये क्वेश्चन कंपलसरी है, ये कंपलसरी क्वेश्चन ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और समझने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आपको समझ आएगा। मैं ऐसा ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। ओके। तो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ा इंक्रीज कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। राइट, तो कोशिश कीजिएगा कि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन बढ़े, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियोस को बनाने के लिए, काम करने के लिए। ओके। तो चलिए बात करते हैं क्रेमर रूल डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स के बारे में, कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्रेमर रूल, और क्रेमर रूल बेसिकली होता क्या है। इसको आप समझिए, और वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि इस रूल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस रूल को कहाँ पर यूज किया जाता है, और किस तरीके से इसको हम एक तरीके से क्वेश्चन में क्या कंडीशंस होती है जहां पर इसको हम आप रूल इस रूल को आप यूज कर सकते हैं। तो क्रेमर रूल डेफिनेशन एंड examples. The Kramer rule is one of the important method applied to solve a system of equations. In this method, the values of the variables in the system are to be calculated using the determinant of the matrices. Thus, Kramer rule is also known as the determinant method. या तो आप determinant method कहिएगा, या इसको क्रेमर रूल कहिएगा। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है। राइट। तो क्रेमर रूल का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। So to understand the formula of a Kramer rule, consider a system of linear equations with n variables x1, x2, x3 up to xn written in the matrix form ax is equal to b। देखिए, यहाँ मेरा ये मानना है कि हर बच्चा इस फॉर्मूले से वाकिफ है। जब कभी भी आप सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हो मैट्रिक्स मेथड से, तो आपके पास लिखा रहता है ax इज इक्वल टू बी, वेयर ए क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड एक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है विद वेरिएबल्स, या इसको आप कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। मतलब जो वेरिएबल्स से मिलकर बना होगा कॉलम मैट्रिक्स, उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड बी इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स विद द कांस्टेंट्स विच आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये चीज मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चे को पता होता है कि भाई इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। ओके। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट एस। अब क्या करना है, पहला स्टेप तो वही है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी आपको लिखना है, जहां पर ए आपका क्या होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, एंड इट शुड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड एक्स क्या क्या होगा, एक्स क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा विद वेरिएबल्स, एंड बी आपका क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स विद द कांस्टेंट्स व्हिच आर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट एस। कैसे, डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा, और डिटर्मिनेंट डी ऑफ x1, डी एक्स टू, डी एक्स थ्री, एटसेट्रा डी एक्स एन। मतलब ये डी एक्स एन मैंने जनरल लिखा है। अगर आपके पास मान लीजिए एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो आपको एन टर्म तक करना पड़ेगा। तो आपके पास टू वेरिएबल्स है तो डी एक्स वन डी एक्स टू निकालना पड़ेगा, और आपके पास थ्री वेरिएबल्स है तो डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके पास अगर एन वेरिएबल्स हैं तो यू हैव टू कैलकुलेट डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री अप टू डी एक्स एन, where dxi for I is equal to 1, 2, 3 up to n is the same determinant as d such as that the column replaced with b। बहुत आसान होता है, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ये हर बच्चे को समझ में आ जाता है, और बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपको समझा रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में अक्सर क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पर, तो ध्यान रहे आपको। तो दस अब आपने dx1 dx2 dx3 dxn तो कैलकुलेट कर लिया। तो x1 का वैल्यू क्या होगा, dx1 डिवाइडेड बाई डी। x2 का वैल्यू क्या होगा, dx2 डिवाइडेड बाई डी। x3 का वैल्यू क्या होगा, dx3 डिवाइडेड बाई डी।
and so on. यानी dxn divided by d, it will be for xn where d is not equal to 0. d 0 नहीं होना चाहिए, अगर d 0 होगा तो फिर तो सिस्टम का सोल्यूशन ही नहीं हो सकता है. Let's have a look at the formulas of Cramer rule for 2 by 2 and 3 by 3 matrices. सबसे पहले हम 2 by 2 जो मैट्रिक्स होता है उस फॉर्मूले पर इसको हम क्या करेंगे, इस रूल को अप्लाई करना सीखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, क्रेमर रूल फॉर 2 by 2 मैट्रिक्स, मतलब टू वेरिएबल्स, जो इक्वेशंस में टू वेरिएबल्स होते हैं, जो द इक्वेशंस हैविंग ओनली टू वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स की हम बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से हमें करना होगा. तो लेट अस कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस in two variables, that is a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2. So let us consider, let us write these two equations in the form of ax is equal to b. देखिए ये सबको पता है ax is equal to b कैसे लिखा जाता है. मैट्रिक्स a आप कैसे लिखते हैं, a1 b1 a2 b2, तो यही यहाँ पे लिखा गया है a1 b2 a2 b2. और ये जो कॉलम मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय वेरिएबल्स या फॉर्म्ड बाय अननोन्स, जिनका वैल्यू आपको निकालना है. इसमें कितना अननोन्स है, दो अननोन्स है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई यहाँ लिख दीजिए आप. एंड द मैट्रिक्स बी क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कांस्टेंट्स गिवन ऑन राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, c1 c2. तो यहाँ पर आपने लिख दिया इस मैट्रिक्स में c1 c2, तो आपने लिख दिया क्या, ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में इस मैट्रिक्स इक्वेशंस को आपने लिखा. Here coefficient matrix A is equal to A1 B1 A2 B2 and variable matrix X is equal to XY and constant matrix B is equal to C1 C2. ये आपके पास है. अब आप क्या करेंगे, अब आप डिटर्मिनेंट D निकालेंगे. तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट. तो A1 B1 A2 B2. अब इस मैट्रिक्स को आपने लिख दिया डिटर्मिनेंट में चेंज करें. ठीक है, मतलब देखिए पहले यहाँ पर मैट्रिक्स का ब्रैकेट था, अब क्या आ गया, स्ट्रेट लाइंस आ गई. यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस आ गई है. तो a1 b1 a2 b2, तो नाउ दिस मैट्रिक्स कन्वर्टेड इनटू डिटर्मिनेंट. अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, ये कैसे सॉल्व करते हैं, a2 b1 माइनस b1 a2, तो वही हमने किया, राइट. a1 b2 सॉरी a1 b2 माइनस b1 a2 या a2 b1. तो देखिएगा a1 b2 माइनस a2 b1 आपका हो गया. एंड dx, अब dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, dx को कैलकुलेट करने के लिए ये जो फर्स्ट कॉलम है ना इस वाले मैट्रिक्स का, इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दीजिए किससे, मैट्रिक्स b से. और मैट्रिक्स b क्या है, c1 c2 है, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए. ये मैंने किया dx के लिए c1 c2, तो ये फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे आप c1 c2 के लिए dx कैलकुलेट करने के लिए, राइट. तो b1 b2 इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, c1 b2 माइनस c2 b1. सिमिलरली अब आपको dy कैलकुलेट करना है, तो dy कैलकुलेट करने के लिए जो सेकंड कॉलम है, ये वाला कॉलम, सेकंड कॉलम को आप रिप्लेस कीजिए किससे, c1 c2 से. तो सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया c1 c2 से, तो ये लिख दिया a1 a2 देन c1 c2 यहाँ पर आ गया. अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता ही है, a1 c2 माइनस a2 c1, ये आपका आ गया. ठीक है, तो ये मेथड आपका होगा dx निकालने का, और ये मेथड आपका होगा dy निकालने का. अब अब आपने d भी कैलकुलेट कर लिया, dx भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब dy भी कैलकुलेट कर लिया, तो आपका वैल्यू क्या होगा, x और y का. तो x का वैल्यू होगा, ये फॉर्मूला है, dx डिवाइडेड बाई d, और y का वैल्यू होगा dy डिवाइडेड बाई d. तो ये सिंपल मेथड है. अब क्रेमर रूल एग्जाम्पल, अब इस पे मैं एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को न्यूमेरिकली इससे सॉल्व किया जाता है. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर रूल. ओके, तो अब इक्वेशंस आपको गिवन है, देखिए यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर. अब सॉल्यूशन आप लिखने के लिए कीजिएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये गिवन इक्वेशंस हो गई.
तो लेट अस राइट दीज इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स फॉर्म आपको पता ही है हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो लिख दिया हमने, देखिए 2 - 1 फर्स्ट रो बन जाएगा, 1 1 ये सेकेंड रो बन जाएगा। तो 2 - 1 1 1। और वेरिएबल्स कितना है इसमें, एक्स और वाई है, तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा। और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 5 and 4, सो वी हैव राइट हियर 5 and 4। ये सबको आता है। मेरा ये मानना है कि एवरीबॉडी नोज दैट, सबको पता है कैसे इसको करना है। हेयर, अब इसको ना आप डिटर्मिनेंट डी यहाँ पर निकालिए। डी का मतलब हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैलकुलेट कीजिए, 2 - 1 1 1। 2 - 1 1 1 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, 2 × 1 हो गया, -1 × मल्टीप्लाई बाई -1 आ गया। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 + 1 दैट इज 3 आपका वैल्यू आ गया डिटर्मिनेंट डी का या ए का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डी आपका आ गया 3। सो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। पहली बात तो यहाँ से क्लियर होगी, इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। अब x इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई। अब b इज इक्वल टू क्या, 5 4 है। तो अब dx कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है आपको, dx। तो ध्यान से देखना कैसे dx कैलकुलेट होगा। तो dx कैलकुलेट करने के लिए जो फर्स्ट वाला कॉलम है ना, उसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, मैट्रिक्स बी से। तो फर्स्ट पे क्या था, 2 1 था, राइट। तो बी के प्लेस पर क्या, 5 4। तो ये रिप्लेस कर दीजिए फर्स्ट कॉलम को 5 4। सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा, -1 1 वो आपने लिखा, और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 5 1 जब 5, -4 × -1, फाइनली 5 + 4 = 9 यहाँ पर आ गया है। ओके। सिमिलरली अब आपको dy कैलकुलेट करना है। तो dy कैलकुलेट करने के लिए जो सेकंड कॉलम है ना इसका, मैट्रिक्स ए का, ये वाला सेकंड कॉलम, इसको रिप्लेस कर दीजिए 5 4 से, बाकी एज इट इज रहने दीजिए। तो dy के लिए 2 1 मैंने लिखा और सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया 5 4 से। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 4 जा 8 आपका हो गया, -1 × 5 5 आपका हो गया। तो 8 - 5 = क्या हो गया, 3 आपके पास आ गया। आया समझ, मुझे लगता है कि समझ आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। अब x का वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, dx डिवाइडेड बाई d आपका हो गया। तो ds कितना आया था, 9 आया था, और d कितना आया था आपका, 3 आया था। तो 9/3 दैट इज 3। सिमिलरली y का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, dy डिवाइडेड बाय d। तो dy कितना कैलकुलेट किया आपने, 3 कैलकुलेट किया है। तो dy 3/3 = 1 आपके पास आ गया। Hence the answer is x = 3 and y = 1। बहुत सिंपल है एकदम। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम मेथड को ना मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूँ किस पर, जो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, या फिर 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन होती है। To find the Kramer rule formula for 3/3 matrix, we need to consider the system of 3 equations with 3 variables. So we consider, देखिए, a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। तो लेट अस राइट दीज इक्वेशंस इन द फॉर्म ax is equal to b। ये आपने लिख लिया, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये आपको पता ही है किस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल मैट्रिक्स की। वेरिएबल मैट्रिक्स में क्या है, कितने वेरिएबल्स है इसमें, 3 वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड। सो वी राइट एक्स वाई जेड हियर इक्वल टू, और राइट साइड में क्या गिवन है, d1 d2 d3। तो d1 d2 d3 आपने लिखा, और ये सभी को आता है, सब जानते हैं इसको कैसे बनाते हैं, कैसे लिखना होता है। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत मैं नहीं समझता हूँ, ठीक है। डिटर्मिनेंट डी इज इक्वल टू निकालेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को निकालेंगे। यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या है आपका, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए a1 आपने लिया तो यहाँ लिख दिया a1। अब a1 जब आप ले रहे हैं तो a1 जिस कॉलम और जिस रो में लाई कर रहा है ना, उस कॉलम और उस रो को कैंसिल माना जाएगा। तो देखना a1 फर्स्ट रो में लाई करता है, दिस इज योर फर्स्ट रो, एंड दिस इज योर फर्स्ट कॉलम, यहाँ लाई करता है। तो इसको कैंसिल मान के क्या बचेगा, b2 c2,
और B3 C3, ये वाला पोर्शन बचेगा। तो इसको आप लिख दीजिए B2 C2 माइनस B3 C3 माइनस B1, दिस इज माइनस B1। तो B1 आप लीजिए, B1 कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, तो सेकंड कॉलम कैंसिल माना जाएगा। फर्स्ट रो में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट रो कैंसिल मानी जाएगी। तो क्या बचेगा, A2 C2 A3 C3, वही हमने लिखा है A2 C2 A3 C3 प्लस सिमिलरली C1 आपका लीजिएगा, तो C1 आपके पास ये है, तो ये कहाँ लाई कर रहा है, लास्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो में। तो इसको कैंसिल मान के क्या बचेगा आपके पास, A2 B2 और A3 B3 बचेगा। तो लिख दिया आपने A2 B2 A3 B3, और इनको सॉल्व करना आपको आता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस साइन रख के। ओके, तो एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला dx/d, y इज इक्वल टू dy/d और z इज इक्वल टू dz/d। केवल z वाला जो पोर्शन है वो इसमें ऐड हो जाएगा मेथड में, बाकी सेम मेथड रहेगा जो आपने सेकेंड ऑर्डर का किया है। अब इसका ना आप कीजिएगा, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी उसकी वजह से मैं आज वीडियो बनाना चाह नहीं रहा था, लेकिन आप लोग एग्जाम आ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आज काम किया। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपको समझ तो आ रहा होगा। तो क्रेमर रूल एग्जांपल 3/3 क्वेश्चंस, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर रूल। अब आप देखिए, अब थ्री वेरिएबल्स की जो इक्वेशंस है उनको कैसे सॉल्व करना है। मेथड एकदम सेम है, बिल्कुल सेम रहेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, वाई प्लस 3z इक्वल टू 11, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। सोल्यूशन गिवन, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 आपको गिवन है, y प्लस 3z इक्वल टू 11 गिवन है, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 आपको गिवन है। देखिएगा, लेट अस राइट दीज इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में आपने क्या लिखा, ax इज इक्वल टू b आपने लिखा। तो मैट्रिक्स से क्या हो जाएगा, 1 1 1, फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 1 1, राइट। सेकंड रो में एक्स का कोफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 लिखिए आप, 0 1 3 0 1 3 एंड 1 - 2 एंड 1, 1 - 2 एंड 1। सिमिलरली एक्स वाई जेड आपने लिखा, और राइट हैंड साइड में क्या गिवन है, 6 11 0, तो आपने लिख दिया 6 11 0। नाउ अब आप कैलकुलेट कीजिए मैट्रिक्स डी, मतलब डी का वैल्यू कैलकुलेट करें, और डी क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए होता है डी। देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट डी, मतलब डी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू होता है 1 1 1 0 1 3 1 - 2 1। ये आपका हो गया, ठीक है। तो 1 आपने लिखा, इसको तो करना आपको आता ही है। ये आप लिखिएगा तो क्या बचा, 1 3 - 2 1, 1 3 - 2 1, -1 यहाँ से आप लीजिए इसको, ये कॉलम ये रो कैंसिल मानी जाएगी, तो क्या बचेगा आपके पास, 0 3 1 1, तो 0 3 1 1 लिखा, प्लस टेक दिस वन, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 0 1 1 - 2, 0 1 1 - 2। बड़ा सिंपल है, ये सब डिटरमिनेंट निकालना मैंने सिखा चुका हूँ आपको, जहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड किया था, बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट, तो उसमें सब मिल जाएगा आपको इसको सॉल्व करना, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ सिर्फ मेथड को डिस्कस करना है कि क्रेमर रूल को आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया, यहाँ पर 1 आ गया, 1 × 1 1 आपका हो गया, 3 × -2 कितना हो गया, +6 हो गया, -1 0 × 1 3 × 1 0। ये सब आपको कैलकुलेशन आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। तो फाइनली आ गया 9 इसका आंसर। ओके, खुद से कैलकुलेट करके देखिए तो 9 ही आएगा। तो therefore d is not is equal to 0, so that the given system of equation has a unique solution. Also अब dx आपको निकालना है, तो देखना dx के लिए फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करेंगे किससे, जो मैट्रिक्स बी आपने ऊपर बनाया है उससे। dy के लिए सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे, और dz के लिए थर्ड कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी से।
तो मैट्रिक्स बी क्या है 6 11 0। तो रिप्लेस कर दिया dx के लिए फर्स्ट कॉलम को 6 11 0। ठीक है, ये आपने कर दिया 6 11 0 1 1 -2 1 3 1। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना, कैलकुलेट करना आपका काम है। तो 6 आपने लिखा तो ये कॉलम ये रो कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 3 -2 1 1 3 -2 1 minus then 1 second element this one। तो this column this row treated as cancelled, क्या बचेगा क्या 11 3 0 1। तो 11 3 0 1 प्लस लास्ट क्या प्लस 1 आएगा। this column this row treated as cancelled, क्या बचेगा आपके पास 11 1 0 -2 11 1 0 -2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 6 आ गया 1 1 जा 1 -3 मल्टीप्लाई बाई -2 तो प्लस हो गया 6, मतलब 1 + 6 -1 11 1 जा 11 -3 × 0 0 हो गया और प्लस 11 2 जा 22 माइनस में 0 -1 0। तो फाइनली क्या आ गया 6 6 + 1 -1 × 11 -0 + 1 -22 -0 = क्या आ गया 42 -11 -22। तो 42 -11 -22 कितना बनता है फाइनली 9 बनता है। तो dx का वैल्यू आपका आ गया 9। अब आपको निकालना है dy। तो dy के लिए आप क्या करेंगे, जो सेकंड कॉलम था ना इस वाले मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम को रिप्लेस कीजिए। किससे रिप्लेस करेंगे, मैट्रिक्स बी से रिप्लेस करेंगे। और मैट्रिक्स बी क्या है 6 11 0। बाकी मैट्रिक्स को एज इट इज रहने दीजिए। तो क्या लिखा आपने 1 0 1 रिप्लेस सेकेंड कॉलम तो 6 11 0 एंड रेस्ट इज सेम 1 3 1। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए 1 आपके पास आ गया। ये रो ये कॉलम को कैंसिल माना जाएगा, क्या बचेगा 11 3 0 1। तो भी लिखा 11 3 0 1। देन -6 सेकेंड एलिमेंट लीजिए तो -6 हो गया, फॉर्मूले में माइनस होता है -6। तो ये कॉलम ये रो कैंसिल माना जाएगा, क्या बचेगा 0 3 1 1 0 3 1 1 आ गया प्लस लास्ट क्या है 1। ये कॉलम ये रो कैंसिल 0 11 1 0 0 11 1 0 आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए 1 11 -0 -6 0 -3 and plus 0 minus 11 finally 11 plus 18 minus 11 is equal to 18। तो ये dy का वैल्यू आ गया। सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ dz। अब dz अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, dz के लिए थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया है मैंने 6 11 0 से, मतलब थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया है किससे मैट्रिक्स बी से। और मैट्रिक्स बी आपका क्या है 6 11 0 है, तो वो हो गया देखिएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। राइट, अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 के बाद इसका वैल्यू निकल के क्या आता है 27। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई डी, दैट इज 9 डिवाइड बाई 9। क्योंकि dx का वैल्यू भी 9 आया था और d का वैल्यू भी 9 आया था, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। y का वैल्यू क्या है dy डिवाइडेड बाई डी। तो dy क्या कैलकुलेट किया था आपने 18 कैलकुलेट किया था, ये आया था ना वैल्यू 18 ये वाला। ठीक है, तो 18 आया था तो 18 बाई 9 दैट इज 2। और dz क्या हुआ है, dz का वैल्यू है dz z का वैल्यू होगा dz बाई डी। तो dz का वैल्यू कितना है 27 है, तो 27 बाई 9 दैट इज 3। तो नाउ यू हैव द वैल्यूज ऑफ x y एंड z। तो ये सिंपल मेथड है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाती हैं इक्वेशंस इस मेथड से, इसको क्रेमर रूल कहते हैं। अब इस रूल की ना कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, कभी कभी एग्जाम में ना कंडीशंस को पूछ लेता है। तो आप इनको पढ़ के जाइए, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए और तैयार भी कर लीजिएगा। There are certain conditions to applying Kramer rule for solving the given system of equations. Some of them include the followings. The Kramer rule falls for the system of equations in which d is equal to 0। तो d अगर 0 हो जाएगा तो हम मतलब हमारा रूल ही फेल हो जाएगा ना, हम काम ही नहीं कर पाएंगे उस पर। क्योंकि dx बाई डी है, dy बाई डी है, dz बाई डी है, तो d ही 0 हो गया। तो 0 हो गया तो जो फॉर्म बन जाएगी वो इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा, हो ही नहीं पाएगी वो। तो फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ अननोन्स, d मस्ट बी इन द डिनोमिनेटर एंड हेंस दीज वैल्यूज गो अनडिफाइंड। ठीक है, also when d is equal to 0 there will be two possibilities for which
the system may have no solution. The system may have an infinite number of solutions. From this, we can say that at least one of the numerator determinants is a zero. That means infinitely many solution, or none of the numerator determinants is zero. That means no solution. तो ये थोड़ा सा आप इसको रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, पढ़ लीजिए किस तरीके से कंडीशंस काम करते हैं. If d is not equal to 0, we say that the system Ax is equal to b has a unique solution. Thus, Kramer rule helps us determine whether the given system has no solution or infinitely number of solutions. Using the determinant, we calculate to apply the rule. तो आप यहाँ से नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशंस को भी लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही. थोड़ा सा थ्रॉट मेरा थोड़ा खराब सा मुझे लग रहा है, वॉइस क्वालिटी भी वो नहीं है जो मेरी ओरिजिनली है. तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, बनाऊंगा. ठीक है, देखिए इसको बनाने में टाइम लगता है, टाइपिंग करने में, मटेरियल को रेडी करने में. लेकिन आप लोगों की तरफ से सब्सक्रिप्शन, लाइक्स, कमेंट्स वगैरह बहुत कम मुझे मिल रहा है. और इस तरीके से फिर मेरे को भी मोटिवेशन नहीं मिलता है, तो फिर मेरा भी मन नहीं करता. देखिए आज की वीडियो भी ना मैं काफी टाइम के बाद बना के अपलोड कर रहा हूँ. उस थोड़ा सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं, लोगों को बताएं. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, राइट. तो इसको बढ़ाएं, बढ़ाएंगे तभी मुझे अच्छा लगेगा. ओके. तो आई होप कि जो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है आप लोगों को समझ में आया होगा. इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए. तो हर बच्चे बच्चे इसको तैयार करें, इसको अच्छे से पढ़ें. ओके. तो बस आज की वीडियो में इतना ही. उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको टॉपिक समझ आया होगा. और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू, थैंक यू सो मच. ओके. एंड नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा अगले टॉपिक पर. तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए. बाय बाय, टेक केयर.